हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इस सभ्यता का हम बहुत ही व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। बस शर्त यही है, आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर देखिएगा, मुझे सुनिएगा, आपको इसका निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में जिस समय ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था, तो उस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, यह है भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, ये देख रही हैं, ये भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। इन स्थलों पर कई ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होने लगे, जिसके बाद इस क्षेत्र में इतिहासकार और अनेक विद्वानों ने खुदाई करने आरंभ कर दी गई। और खुदाई करने के बाद और शोध करने के बाद यह पता चला कि इस क्षेत्र में एक काफ़ी पुरानी सभ्यता दबी हुई है। लगातार शोध करने के बाद पाया गया कि इस क्षेत्र में एक सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता नामक एक प्राचीन सभ्यता का अस्तित्व था, और उस सभ्यता का अस्तित्व प्रकाश में आया। उसके बाद पाया गया इस क्षेत्र में जो भी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, उनकी जब काल निर्धारण किया गया तो पाया गया कि यह सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी काफ़ी पुरानी है, और यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता साबित हुई। और यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से भी एक थी। ये विश्व की 4 प्राचीन सभ्यता क्या है, इसको एक बार देख लीजिए। प्रथम है हमारा मेसोपोटामी की सभ्यता, जो कि इराक और सीरिया में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा मिस्र की सभ्यता, उसके बाद एक है चीन की सभ्यता, फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ये 3 सभ्यताएं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन तो हम कर ही रहे हैं एक दो बार, थोड़ी हम इसको समझ लेते हैं मेसोपोटामी की सभ्यता को। देखिए, मेसोपोटामी की सभ्यता वर्तमान में इराक और सीरिया में पड़ता है। सबसे पहले मेसोपोटामिया का अर्थ समझिए। मेसो का अर्थ होता है बीच में या मध्य, और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, यानी फिर नदियों के बीच वाला क्षेत्र, जिसको हमने कहा मेसोपोटामिया। यह एक यूनानी भाषा का शब्द है मेसोपोटामिया। अब यह 2 नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसका नाम दिया गया मेसोपोटामिया। और वास्तव में जो मेसोपोटामिया नाम है, पहले प्राचीन काल में यह इराक का नाम था। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। और दूसरा जो अगर हमने मेसोपोटामिया शब्द का हमने शाब्दिक अर्थ समझा, तो हमने पढ़ा कि 2 नदियों के बीच का प्रदेश का भाग, नदियों के बीच वाला क्षेत्र। मेसो का अर्थ बताया मैंने बीच में, और पोटामिया का अर्थ है नदी, नदियों के बीच का प्रदेश, जिसको हमने कहा मेसोपोटामिया। अब इसी क्षेत्र में जो विकसित सभ्यता थी, इसी क्षेत्र में जिस सभ्यता का विकास हुआ, उसको हमने कहा मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने आप में केवल एक ही सभ्यता नहीं है, यह सभ्यता एक संयुक्त सभ्यता है, जिसमें हमारी सुमेरियन की सभ्यता आएगी, फिर हमारी बेबीलोन की सभ्यता और एक असीरियन सभ्यता। इन 3 सभ्यता, एक सभ्यता और है कैलिट्रिया की सभ्यता। तो ये सभ्यताएं हैं। यह सभ्यता, प्रश्न उठता कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच में है। तो देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता एक नदी हमारी दजला, ये मैंने चित्र बनाया हुआ है, दजला, और दूसरी नदी हमारी फरात। दजला एवं फरात नदी के किनारे पर बसी सभ्यता हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दजला को वर्तमान में यूफ्रेटस कहते हैं, लिख लीजिएगा आप। दजला को वर्तमान में यूफ्रेटस और फरात को टिग्रिस। ये हो गया हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का मैंने चित्र बनाया हुआ है। अभी हम बहुत कुछ मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच अनेक संबंधों को समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिस्र की सभ्यता। यहाँ मिस्र है, मिस्र के नील नदी के किनारे एक सभ्यता है, जिसको हमने मिस्र की सभ्यता कहा, और इस सभ्यता को हम नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। साथ ही एक सभ्यता और है चीन की सभ्यता। एक नदी है हुंगाहो, जिसको हम पीली नदी भी कहते हैं। हुंगाहो नदी, चीन में हुंगाहो नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, जिसको हम कहते हैं
चीन की सभ्यता, वह नदी कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार की यह नदी है जिसको हम पीली नदी भी कहते हैं, हुंगाहो नदी या पीली नदी। और इसी के किनारे पर एक चीन की सभ्यता भी विकसित हुई है जिसको हमने चीन की सभ्यता कही। इस जो हुंगाहो नदी है इसको हम चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यह आमतौर पर बाढ़ के लिए जानी जाती है। आमतौर पर यह इस नदी के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, जिसके लिए हमने कहा चीन का शोक। ठीक, ये हमारी होगी 4 सभ्यताएं। और फिर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, फिर हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये सारी की सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही क्यों विकसित हुई हैं? चाहे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो, सभ्यताएं और भी हैं, अभी हम बहुत गहरा अध्ययन करेंगे, बहुत अधिक मात्रा में नदियाँ हैं, लेकिन हमने प्रमुख हमारी सिंधु नदी को ही लिया है। अभी आगे चीज़ों को समझेंगे। यहाँ हमारा दजला फरात नदी, यहाँ हमारा है मिस्र नील नदी। आखिर ये सभ्यता नील नदी के ही किनारे क्यों विकसित हुई? इसके अनेक कारण हैं। क्योंकि प्रारंभ में अगर हम समझें तो ये सभ्यताएं प्रारंभ में जब ये नदी के किनारे पर सभ्यता का विकास होने लगा तो किसी भी मानव समुदाय को आवश्यक है कि उसके लिए जल की आवश्यकता हो। एक तो उनको जल आपूर्ति के लिए उन्होंने उस क्षेत्र में रहे। दूसरा यह है कि नदी के किनारे का जो भाग होता है वो उपजाऊ होता है, और नदी के किनारे का क्षेत्र में थोड़ा गीली मिट्टी भी प्राप्त होती है। उस गीली मिट्टी से वो अपने आवास और घर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो कि काफ़ी एक सुविधाजनक रहेगा। और उनको पानी की पूर्ति, चाहे पशुपालन हो चाहे चारा हो, यही कारण है कि नदी के किनारे ही सारी सभ्यताओं का विकास हुआ। एक प्रमुख कारण और सामने नजर आते हैं, यातायात, परिवहन का साधन, नाव। नदियों के द्वारा ये यातायात साधन भी सुलभ हो सकता है। यही कारण है कि सारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। ये तो हमने समझा कि एक सिंधु घाटी सभ्यता और उसके कुछ प्राचीन सभ्यताओं के विषय में एक मोटा मोटा हमने अंदाज़ा समझा। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का इतिहास, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ पाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन काल चल रहा था 19वीं शताब्दी में, तो भारत में एक पुरातत्ववेत्ता जिसका नाम था हमारा चार्ल्स मेसन, 1826 के आसपास, 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक पुरातत्ववेत्ता इस क्षेत्र के, जो कि पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान में ये चार्ल्स मेसन जाते हैं। और ये चार्ल्स मेसन इस क्षेत्र में जाते हैं तो इनको नज़र आता है कि वहाँ के लोग, इस हड़प्पा क्षेत्र के लोग, स्थानीय लोग खुदाई करके ईंटें प्राप्त कर रहे हैं, ज़मीन से ईंटें निकाल रहे हैं। और चार्ल्स मेसन जब जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये राज क्या है, तो उस क्षेत्र के लोग बताते हैं कि यहाँ आमतौर पर ज़मीन से खोदने पर यहाँ से ईंटें प्राप्त होती हैं और जिससे वो लोग अपना घर बनाते हैं। और चार्ल्स मेसन को कहीं ना कहीं इस बात का संदेह हो चुका था कि यहाँ कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति थे 1826 में जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर किसी ने तर्क लगाया, तो चार्ल्स मेसन पहले व्यक्ति थे 1826 में जिन्होंने इस क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता होने का अनुमान लगाया, लेकिन ये खोज नहीं कर पाए। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज होते होते बच गई, नहीं हो पाई खोज। उसके बाद जब भारत में रेलवे का विकास कार्यक्रम शुरू हो रहे थे 1853 से लेकर 1856 के मध्य, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चल रहा था कराची से लाहौर के मध्य। कराची, यहाँ है कराची, देखिए, कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 में कराची से लाहौर के मध्य जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यह कार्य दो भाई देखिए, पहला है हमारा जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, दो भाइयों को यह कार्य सौंपा गया था रेलवे लाइन बिछाने का। तो जिस समय रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था यहाँ कराची से लाहौर के मध्य, तो यहाँ एक हड़प्पा नामक स्थल पर पाया गया कि सामने में एक टीला है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में ईंटें प्राप्त हो रही हैं।
अब जॉन मार्स यहाँ पर को हमारे जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन ने मजदूरों का आदेश दिया कि आप इस ट्रैक में, आप इस रेलवे पटरी में इन ईंटों को ही बिछा दीजिए। इस प्रकार से इन्होंने ईंटों को बिछा दिया। और यहाँ भी जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन और साथ ही एक व्यक्ति और थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको पूर्णतः यह शंका होने लगी ईंटें प्राप्त हो रही हैं, और इन्होंने यहाँ भी यह अनुमान लगाया कि यहाँ कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। उसके बाद एक घटना ये घट गई हमारी 1856 वाली बात कि रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा क्षेत्र में ईंटें प्राप्त होना, यह भी एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन यहाँ पर को भी खोज होते होते बच गई, खोज नहीं हो पाई। अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति थे, ये भी एक ब्रिटिश सेना के में रहते थे, ब्रिटिश सेना के थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व में एक पुरातत्ववेता भी थे। इनको भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने भी इस हड़प्पा क्षेत्र में ये गए, अलेक्जेंडर कनिंघम, यहाँ काफ़ी शोध करने का प्रयास किया और कुछ मात्रा में इनको पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व का प्रकाश में लाने में असफल रहे, खोज नहीं कर पाए। उसके बाद काफ़ी लंबे समय बाद वर्ष 1921 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को इस हड़प्पा क्षेत्र में भेजा और उत्खनन करने का कार्य सौंपा। यानी फिर हम कह सकते हैं कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई के लिए भेजा किया। और जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन किया तो पाया कि इस क्षेत्र में कोई एक बहुत प्राचीन सभ्यता छुपी हुई थी, और इस हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व प्रकाश में आ गया समस्त विश्व के समक्ष। और जब इस हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक अवशेषों का जब काल निर्धारण किया गया तो पाया गया कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और यह सभ्यता भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता तो थी ही, लेकिन अचंभित कर देने वाली बात यह थी कि यह सभ्यता भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता होने के साथ ही यह एक नगरीय सभ्यता थी, काफ़ी विकसित सभ्यता थी। आगे चल के हम इनकी नगर योजना प्रणाली को समझेंगे तो वहाँ समझ में आ पाएगा कि यह कितनी विकसित प्रणाली थी, कितनी विकसित सभ्यता थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की, कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह नाम क्यों दिया गया। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, यही इसका सबसे उचित नाम माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था हड़प्पा। अगर भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता की अगर खोज हुई थी तो सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था, और उसी के नाम पर संपूर्ण सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। दूसरा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कारण देखिए, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ एक प्रमुख नदी है सिंधु नदी। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ सिंधु नदी है, क्योंकि प्रारंभ में जो स्थल खोजे जा रहे थे, क्योंकि जब प्रारंभ में जो अधिकांश स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी के किनारे ही पे खोजे गए, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अब आप कहेंगे कि और भी तो नदियां हैं यहाँ, रावी, चिनाब, सतलज, क्योंकि ये बाकी नदियां सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो एक ही नदी के नाम पर इसका नामांकरण किया गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम दिया गया सिंधु नदी की प्रमुखता के कारण, और बाकी सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और एक प्रश्न और पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता को यह नाम किसने दिया। ये ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया। यह नाम दिया हमारे सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ही यह व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का यह नाम रखा। एक और है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि एक तो हमने समझ लिया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा,
ये तो हमने समझ लिया। लेकिन एक शब्द आ रहा है सरस्वती नदी, क्योंकि प्रारंभ में एक नदी यहाँ भी थी, कुछ इस प्रकार से एक नदी सरस्वती नदी भी कुछ इस प्रकार से यहाँ थी किसी समय, क्योंकि यह नदी अब कई जगहों से विलुप्त हो चुकी है। तो इनका मानना था कि इस प्रारंभ में इस क्षेत्र सिंधु नदी के जो सरस्वती नदी है, इस क्षेत्र में भी कई मात्रा में इस सभ्यता के स्थल खोजे गए थे। तो जो कि हमारे सिंधु नदी से लेके गंगा नदी के पश्चिम की ओर तक, यानी भी सिंधु नदी से गंगा नदी, सिंधु नदी के पूरब से गंगा नदी के पश्चिम का जो मध्य वाला क्षेत्र था, इस कारण सरस्वती नदी की भी एक प्रमुखता यहाँ हमको देखने को मिली और इसको एक नाम और दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। यह नए शोध के अनुसार यह नाम रखा गया है। प्रथम नगरीय क्रांति, चूंकि भारत की सबसे पहली नगरीय क्रांति, नगरीय सभ्यता यही है सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के आधार पर इसको नाम दिया गया है प्रथम नगरीय क्रांति। मेलुआ सभ्यता, इन सिंधु घाटी सभ्यता के मैं आपको अन्य नाम बता रहा हूँ और भी। मेलुआ सभ्यता, चूंकि इस सभ्यता को, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता को मेलुआ सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन किसके अनुसार? देखिए, यहाँ मैंने बताया कि हमको एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस क्षेत्र के लोगों के लिए मेलुआ सभ्यता, मेलुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इस क्षेत्र के लोगों के लिए मेलुआ सभ्यता का प्रयोग किया गया है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जिक्र मेसोपोटामिया में मेलुआ शब्द से कहा गया है और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में भी मेलुआ शब्द का उल्लेख है। ठीक, तो प्रश्न पूछेगा कि मेलुआ सभ्यता किसका अन्य नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम है। किसके अनुसार? मेसोपोटामिया सभ्यता के अनुसार। और शांतिपीरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हम शांतिपीरी सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है, आखिर इसका लोकेशन क्या है, एक बार इसको समझ लेंगे। मात्र एक समझ विकसित करने के लिए अभी हम इसको समझेंगे कि इसका विस्तार कहाँ है और इनके प्रमुख स्थलों को हम और भी गहरे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे उत्तर में, भारत में देखिए सबसे उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा नामक एक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर है। यहाँ मैंने नदी भी बनाई हुई है। मांडा चिनाब नदी के किनारे पर है जम्मू कश्मीर में। और ठीक नीचे सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। और यह प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, चूंकि प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, कभी कभी परीक्षाओं में आपको प्रवरा न देकर गोदावरी भी दे सकता है या प्रवरा भी दे सकता है, दोनों ही सही होंगे। तो सबसे उत्तर में हमारा मांडा जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणी भाग इस सभ्यता का दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है। और पश्चिम में पाकिस्तान में है बलूचिस्तान प्रांत के सुतकांगेडोर नामक स्थल पर सबसे पश्चिमी किनारा है ये। इसका विस्तार की हम बात कर रहे हैं। और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीर क्षेत्र में, आलमगीर हमारा मेरठ जिले में पड़ता है और यह हिंडन नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर दास के नदी के किनारे है पाकिस्तान में और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। अब इसकी आकृति कैसी बननी है, एक बार इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, सबसे उत्तर में हमने बात करी थी मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और महाराष्ट्र दैमाबाद, प्रवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और पाकिस्तान सुतकांगेडोर, जो कि हमारा दास का नदी के किनारे है। अब इसकी एक आकृति, इसका जब हम इनके अंतिम छोरों को मिलाते हैं तो इसकी आकृति कैसे बनती है, देखिए। सबसे पहले मांडा से लेकर
आलमगीरपुर और आलमगीरपुर से लेकर हम महाराष्ट्र दैमाबाद तक, और फिर यह सीधे हम मिलाएंगे पाकिस्तान में सूत कांगेडोर, और यह महाराष्ट्र में। यह कुछ इस प्रकार की आकृति यहाँ बनती है। यानी फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह एक त्रिभुजाकार आकार का विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता की। इनके हम प्रमुख स्थलों को एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके लिए कोई खास मैप बनाया जाएगा, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया जाएगा। आप फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है। यह क्षेत्र है। अफगानिस्तान में भी 2 स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, हम आगे उसको समझेंगे। अब इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है लगभग 12,99,663 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफ़ी बड़ी है। यानी कि हम बात करें तो चारों सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व तो प्रकाश में आ गया था, लेकिन इसका काल निर्धारण क्या किया गया था? अब इसका काल निर्धारण, आखिर इसका समय क्या है? क्या इसका किस समय के बीच इस सभ्यता का विकास हुआ था? तो इस संबंध में अनेक इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सभी इतिहासकार अपने अलग अलग मतों के अनुसार अपने अलग अलग तिथि देते हैं। अब एक बार समझते हैं हम, जैसे हमारे जॉन मार्शल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर भी थे। इन्होंने जो कालक्रम बताया, जो इसका कालक्रम बताया हड़प्पा सभ्यता का, इन्होंने बताया कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व, यानी फिर 3250 बीसी से लेकर 1750 बीसी, यह जॉन मार्शल ने बताया है। उसके बाद आते हमारे डीपी अग्रवाल ने हमारे 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी हमारे डीपी अग्रवाल ने बताया है। उसके बाद हमारा आता है मार्टिन व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक यह बताया हुआ है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, इसका कोई एक भी निश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन फिर एक जो अधिकांश इतिहासकारों का एक मत है, जो लगभग एक फिक्स तिथि देते हैं, एक निश्चित काल निर्धारण करते हैं। वो बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, लगभग इतना माना जाता है। और कहीं कहीं 1750 भी दे सकता है। ऑप्शन के अनुसार आप इसको सही कर सकते हैं। हाँ, डीपी अग्रवाल जी ने कार्बन 14 एक जो हमको पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ है, जिनमें जीवन होता है, जिनमें प्राण होता है, उसमें उसके जो काल निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। यानी कार्बन 14 के आधार पर हमको डीपी अग्रवाल ने ये एक काल निर्धारण किया था। इन्होंने बताया था कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 के आधार पर यह काल निर्धारण किया था। और भी कई विद्वानों ने इस आधार पर ही फिर भी अलग अलग काल निर्धारण किए हुए हैं, उसको हम फिर समझते हैं। लेकिन फिलहाल जो एक निश्चित निर्धारण तिथि अधिकांश इतिहासकारों की, वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला है विदेशी सभ्यता के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ, या देशी सभ्यता के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ। इस विषय में भी इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का विकास विदेशी सभ्यता के अंतर्गत मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है।
इन इतिहासकारों का कहना है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। और वहीं से दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से ना होकर देश की ही कुछ छोटी छोटी संस्कृतियों से मिलकर हड़प्पा सभ्यता यानी फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। अब जैसे हमारे कुछ विदेशी इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहते हैं। अब वो कौन से इतिहासकार हैं देख लीजिए एक बार, डी कौशाम्बी, गार्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल और क्रेमर। ये इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था। तो आखिर इन इतिहासकारों ने ऐसा क्या देख लिया जो कि ये तर्क दे रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने की है। देखिए किस आधार पर कह रहे हैं। जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग व्यापार में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते थे वही कुछ मात्रा में हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। और मेसोपोटामिया की मुहरें और सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें भी आपस में मिलती जुलती थी। इस आधार पर इनका कहना था कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं देसी सभ्यता वालों के बारे में। देसी सभ्यता जो कि हमारे कुछ देसी ही इतिहासकार थे, जैसे हमारे डीपी अग्रवाल, रोमला थापर, फेयर सर्विस आदि विद्वानों ने यह कहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति देसी ही संस्कृतियों से मिलकर हुई है। अब ये देसी सभ्यता के अंतर्गत ये कौन सी संस्कृतियां थी, देखिए पहला हमारा ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता, दूसरा फिर सोती संस्कृति। ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता, जैसे हमारे रोमला थापा जी ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है। अब ये क्या है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता थी यह भी। और इस सभ्यता के 3 प्राचीन नगर जो कि हमारे आमरी, नाल और कुल्ली। आमरी, नाल और कुल्ली ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता के एक प्राचीन नगर थे। और इन 3 नगरों का, आमरी, नाल और कुल्ली, इन 3 प्राचीन नगरों का उल्लेख हमारे हड़प्पा सभ्यता में भी होता है। इन नगरों का जिक्र हड़प्पा सभ्यता में भी होता है। इस आधार पर इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से हुई है। वहीं फिर डीपी अग्रवाल और एल्थियन दंपति, इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति सोती संस्कृति से हुई है। सोती संस्कृति, अब प्रश्न उठता है कि सोती संस्कृति है कहाँ? सोती संस्कृति राजस्थान की एक प्राचीन संस्कृति है, बहुत प्राचीन संस्कृति, राजस्थान क्षेत्र की संस्कृति है। अब जो हमारी सोती संस्कृति थी, सोती संस्कृति के मृदभांड और हड़प्पा सभ्यता के यानी फिर सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड आपस में मिलते जुलते हैं। सोती संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड आपस में मिलते जुलते हैं। उनकी जो चित्र हैं वो भी आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे सोती संस्कृति के मृदभांडों में रस्सी के निशान हैं, वही हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों में भी रस्सी के निशान हैं। सोती संस्कृति के मृदभांडों में देखिए, सब मान लीजिए एक मृदभांड है, सोती संस्कृति के मृदभांडों में सीधी सीधी लाइनें हैं, इस प्रकार की लाइनें हैं। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों में भी इस प्रकार की लाइनें हैं। और चित्रों में मृदभांडों में पीपल का पत्ता सोती संस्कृति के मृदभांडों में भी है और सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांडों में भी है। इस आधार पर इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति देसी सभ्यता से हुई है। और अब यही जो इतिहासकार हैं वो यह गलत ठहराते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुई है। इसके लिए बहुत बड़े अंतर देते हैं। अब इन अंतर को देख लेते हैं। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय व्यवस्था, कैसे इसका नगरीय व्यवस्था थी। तो एक बार मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर को देख लेते हैं।
मेसोपोटामिया में सड़कें समकोण पर नहीं काटती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें वो समकोण पर काटते हैं, लेकिन ऐसा मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर उच्च कोटि के हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगर निम्न कोटि के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए हैं। मंदिर होना अभी यहाँ संदेहजनक है, अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर है। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, बहुत विकसित ईंटें हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अलग है, अपनी एक अलग ही चित्रात्मक लिपि है, और मेसोपोटामिया की लिपि ही अलग है, कीलनुमा लिपि है मेसोपोटामिया की। तो इस आधार पर, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय व्यवस्था है और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक थोड़ा ग्रामीण व्यवस्था भी है। तो इस आधार पर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुई है। आखिर इतनी विभिन्नता तो है, तो इस आधार पर यह सार्थक मत जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति देशी ही सभ्यता से हुई है। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। अब ये लोग कौन थे? अभी तक तो हमने समझा कि किस सभ्यता से हुआ, किस क्षेत्र से हुआ है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, अब ये जानना बहुत कठिन है। अब इसके लिए एक ही आधार बचता है, उस पुरातात्विक अवशेषों के परीक्षण करने के लिए। परीक्षण के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। जैसे इस हड़प्पा क्षेत्र में, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में कंकाल, मानव कंकालों का जब परीक्षण किया गया तो फिर निर्धारित किया गया कि इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रजाति के लोग थे। तो देखते हैं, कंकालों के परीक्षण के आधार पर इस सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी, ऐसा विद्वानों ने साबित किया। देखिए, पहली जो प्रजाति थी हमारी भूमध्य सागरी। कंकालों का जब परीक्षण किया गया तो पाया गया कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती थी, भूमध्य सागरी प्रजातियां। और दूसरी प्रजाति जो पाएगी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, तीसरी पाई गई हमारी मंगोलाइट, और फिर एल्पाइन। लेकिन जब मोहनजोदाड़ो में जब खोज हुई, मोहनजोदड़ो से जो हमको कंकाल मिले, वहाँ जो अधिकांश जो कंकाल थे वो हमारे भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग थे। यानी फिर यहाँ लगभग 100%, 100 में से 100 जो हमारे कंकाल मिले हमको भूमध्य सागरी प्रजाति के यहाँ मिले मोहनजोदड़ो में। अब इस आधार पर भी विद्वानों के अपने तर्क हैं। जैसे हमारे राखाल दास बनर्जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। द्रविड़, ये भूमध्य सागरी ही के लोगों को हम द्रविड़ कहते हैं। और लक्ष्मण चंद्र स्वरूप और रामचंद्रन ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्य थे। अब यह तर्क थोड़ा गलत साबित होता है, क्योंकि आर्य हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी बाद का समय है, वैदिक सभ्यता में आए थे वो आर्य। चूँकि वैदिक सभ्यता से काफ़ी पुरानी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता यहाँ एक नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में जब आर्य आए तो वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद हमारे एक विद्वान और आते हैं मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने बताया कि इस सभ्यता के निर्माता दास हैं। इस आधार पर विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं, लेकिन जो अधिक मत जाता है वो जाता है राखाल दास बनर्जी के द्वारा द्रविड़, भूमध्य सागरी ही जो लोग हैं ये कंकाल अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे, ऐसा कहा जा सकता है। और ऑप्शन में सभी और महत्वपूर्ण सभी हैं, इन सभी के कंकाल मिले हैं।
ये हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का। अभी हमने एक छोटा सा परिचय ही समझा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी से उसमें समझते हुए चलेंगे उस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू।